मिला टाइम्स में खुशामदीद। इंडिया अलायंस को ज़बरदस्त झटका लगा है और बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस को बदतरीन हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए, बिहार चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और माना जा रहा था अगर इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली तो फिर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की जीत यकीनी है, और अगर हार भी होती है और कम वोटों से हार होती है तब भी इसको बीजेपी की जीत नहीं माना जाएगा, बल्कि कहा जाएगा बीजेपी जीत कर भी हार गई है, क्योंकि तमाम अपोजिशन एमपीज का इत्तेहाद हासिल करने में कांग्रेस कामयाब रही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जिस तरह इंडिया अलायंस के एमपीज ने ही गद्दारी की है, अंदर से बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, वो बेहद शर्मनाक मामला रहा। मैं बात कर रहा हूं नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन के रिजल्ट की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोटिंग हुई 9 सितंबर को और शाम को रिजल्ट भी आ गया। दो उम्मीदवारों के दरमियान लड़ाई थी, मुकाबला था। एक तरफ थे सीपी राधा कृष्णा और दूसरी तरफ थे बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार थे इंडिया ब्लॉक के और सीपी राधा कृष्ण उम्मीदवार थे एनडीए के या बीजेपी के, और इन्हीं दोनों के दरमियान सीधी लड़ाई थी। और कहा यह जा रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले दिन रात आपको आकर बता रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू के 17 में से 16 एमपीज वोट करने वाले हैं बी सुदर्शन रेड्डी के लिए। इसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी के एमपीज भी बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं, वहां लड़ाई हो गई है। कुछ लोग आपको यह भी बता रहे थे कि साउथ के जितने बीजेपी के एमपीज हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो क्रॉस वोट करेंगे, और जैसे ही क्रॉस वोटिंग होगी बीजेपी का नंबर घटेगा, बी सुदर्शन रेड्डी का नंबर बढ़ जाएगा और जीत यकीनी है। लेकिन यहां मामला तो उल्टा ही हो गया। लोग ये बता रहे थे, तज्जिया ये किया जा रहा था कि बीजेपी के एमपीज क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन यहां क्रॉस वोटिंग तो कर दी कांग्रेस के एमपीज ने, इंडिया अलायंस के एमपीज ने, और उसका नतीजा यह हुआ कि सिर्फ आसानी से नहीं बल्कि शानदार वोटों से जीत हो गई है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन की। मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। और किसके पास कितना वोट था, कितना इनवैलिड वोट हुआ, कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है, पूरी तफसील मैं आपको बता रहा हूं। नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन 9 सितंबर को हुआ और जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद अचानक धनखड़ साहब ने रिज़ाइन कर दिया, और दरअसल उन पर प्रेशर था रिज़ाइन करने का। सरकार को ऐसा लग रहा था कि उनका एजेंडा उनके मुताबिक नहीं चल पा रहा है। अचानक उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जुलाई के महीने में। उसके बाद नायब सदर जमहूरिया का चुनाव होता है, दोनों तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। अब टोटल वोट जो नायब सदर जमहूरिया को पड़ने वाला था वो था 788। नायब सदर जमहूरिया के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज ही वोट डालते हैं, उसके अलावा वोट नहीं डालते हैं। और लोकसभा में टोटल एमपीज होते हैं 543 और राज्यसभा में टोटल एमपीज होते हैं 445। तो ये पूरा फिगर हो जाता है 788 का। लेकिन राज्यसभा में इस वक्त कुछ सीटें कम, यानी 6 एमपीज कम है, तो राज्यसभा में टोटल एमपीज की तादाद इस वक्त है 239 और लोकसभा में पूरे 542 है। तो इस तरह टोटल एमपीज की तादाद होती है 781, यानी 781 एमपीज को वोट डालना था नायब सदर जमहूरिया के लिए, लेकिन वोट कास्ट हुआ सिर्फ 767, यानी 13 से ज़्यादा एमपीज जो थे वो गायब रहे, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद 15 वोट इनवैलिड हो गया, यानी इंडिया ब्लॉक के 15 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और उसका नतीजा जो हुआ कि जो वैलिड वोट हुआ वो सिर्फ हुआ 752, और 752 में से 452 वोट मिल गया सीपी राधा कृष्णन को जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, और कांग्रेस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिल सका सिर्फ 300 वोट। और अब काउंट कर लीजिए, हिसाब लगा लीजिए कि 152 वोट से जीत गए बीजेपी के उम्मीदवार। और कैसे हुआ, जबकि उम्मीद ये थी कि कम से कम बीजेपी के उम्मीदवार को 400 से कम वोट आएगा और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट आएगा 357। तो उधर 357 वोट आएगा, उधर बीजेपी का वोट कमेगा, क्रॉस वोटिंग होगी और इनका लेवल और बढ़ेगा और जीत हो जाएगी। और यही लगातार तज्जिया किया जा रहा था, लेकिन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा गद्दारी की। यह हिसाब क्यों किया गया, क्या पूरा मामला था, उसको देख लीजिए।
लोकसभा में बीजेपी के टोटल एमपीज की तादाद है 240 और जो बीजेपी का अलायंस है जिसको एनडीए कहा जाता है उनके तमाम एमपीज की तादाद होती है 293, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के 17 एमपी शामिल हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 एमपी शामिल हैं, चिराग पासवान के 5 एमपी शामिल है, जितेंद्र राम मांझी शामिल है और जो दूसरे एक एक दो करके एमपीज है वो सब मिला करके नंबर होता है 293 का, जिनमें से ये लोकसभा का फिगर है और राज्यसभा में ये नंबर है 132 का। तो इस तरह 425 एमपीज बीजेपी के पास पूरे हो जाते हैं। उसके बाद इंडिया ब्लॉक के पास लोकसभा में टोटल एमपीज की तादाद है 234 और राज्यसभा में 77 और टोटल एमपीज की तादाद इनकी हो जाती है 311। उसके बाद जो दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार हैं या जो दूसरी पार्टी के एमपीज हैं उनमें से 16 लोकसभा में हैं और 30 राज्यसभा में हैं और इनकी कुल तादाद है 46। तो उम्मीद यही थी कि इंडिया अलायंस ये जो दूसरे 46 एमपीज हैं इनको अपने साथ मिला लेगी और इस तरह इंडिया ब्लॉक के टोटल वोटर्स की तादाद भी हो जाएगी 357-58। उधर बीजेपी के जो कुछ एमपीज हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, इसी तरह चंद्रबाबू नायडू के जो एमपीज हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, उधर घटेगा, इनकी जीत हो जाएगी। कम से कम ज़्यादा बड़े नंबर से जीत नहीं हो पाएगी, यही लोग तज्जिया कर रहे थे, लेकिन ये पूरा का पूरा तज्जिया गलत साबित हुआ और बात वही सच साबित हुई जो मैंने पहले ही दिन अपनी वीडियो में बताया था। जिस दिन इन दोनों को उम्मीदवार बनाया गया कि ये बीजेपी को उम्मीदवार है, वो कांग्रेस को उम्मीदवार है, और मैंने कहा था कि सिंबॉलिक इलेक्शन है, जीत तय है कि किसकी होगी। और मैंने उस दिन भी नंबर आपको बता दिया था कि बीजेपी के पास जो वोट है 425 का है और कांग्रेस के पास जो वोट है वो 311 का है और ये पूरा वोट भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाएगी और आसानी के साथ बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो जाएगी। महज ये सिंबॉलिक इलेक्शन है और यही सच साबित हुआ। लेकिन जबरदस्ती का कुछ लोग तज्जिया कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और लोगों के जहन को डाइवर्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा। बहरहाल अब बीजेपी के नायब सदर की जीत हो गई है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सबसे अहम सवाल यह है कि 15 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग की है। इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ब्लॉक के 20 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन हैं, इनका बीजेपी से क्या ताल्लुक है, ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसकी जांच तो जरूरी है और इंडिया अलायंस को इनका नाम सामने लाना चाहिए, जाहिर करना चाहिए। ये तमाम लोग एक तरफ बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और ये दिखावा करते हैं कि ये सेकुलरिज्म के हावी हैं, ये बीजेपी के साथ नहीं चलते, मुसलमानों का वोट भी ये लोग खूब लेते हैं और अंदर से बीजेपी के साथ इन लोगों ने समझौता भी कर रखा है। इसी तरह एक और मिसाल आप ले लीजिए, जो BRS के एमपीज है या दूसरी पार्टियों के एमपीज है, इन्होंने भी पार्लियामेंट में जो किरदार अदा किया बेहद शर्मनाक है। यानी 13 एमपीज गायब रहे और 13 एमपीज जिन पार्टियों के गायब थे वो जो पार्टियां हैं उनमें एक BRS है, उसके अलावा BJD यानी बेजू जनता दल है जो उड़ीसा की पार्टी है, उसके अलावा जो अकाली दल पार्टी है पंजाब में वो पार्टी गायब रही, दूसरी पार्टी के 2 एमपीज है वो गायब रहे। तो 13 एमपीज गायब भी रहे, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और वोटिंग में हिस्सा ना लेने का मतलब होता है बीजेपी को यहाँ सपोर्ट करना। इसी तरह जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने बीजेपी को ही सपोर्ट किया। तब ये क्रॉस वोटिंग करने वाले कंफर्म है इंडिया अलायंस के एमपीज है, क्योंकि बीजेपी को तो पूरा का पूरा वोट मिल गया, जो उनके एमपीज हैं उससे ज़्यादा वोट मिल गया। तो अब इंडिया अलायंस के किन लोगों ने गद्दारी की है इसकी जाँच होगी। कैसे जाँच की जाएगी, इनको क्या सज़ा मिलेगी, क्या कांग्रेस इस पर फैसला करेगी। राज्यसभा का पिछले दिनों में इलेक्शन हुआ और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के एक उम्मीदवार ने सिर्फ क्रॉस वोटिंग की, तो कांग्रेस ने पूरे आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बदनाम किया और कहा इनके एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की है और उससे बीजेपी का फायदा हुआ। जबकि कांग्रेस के भी 3 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के इलेक्शन में और 3 साल पहले का मामला है और कांग्रेस ने चुपचाप अपने उन एमएलएज को पार्टी से हटा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस ने कभी मीडिया में उसको नहीं आने दिया। तो जब कांग्रेस का अपना मामला होता है, इनके अपने लोग गद्दारी करते हैं, बीजेपी से जा मिलते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाया जाता। बहरहाल नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट सामने आ चुका है। CP राधाकृष्णन का RSS से गहरा ताल्लुक है। 16 साल की उम्र से ही वो RSS के शाखा में जाते रहे हैं और वो
तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी तमिलनाडु में रहे, अभी महाराष्ट्र में गवर्नर थे और अब नायब सदर जमहूरिया बन गए हैं। नायब सदर जमहूरिया की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्यसभा को चलाना, यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो नायब सदर जमहूरिया होता है। उसके अलावा सदर जमहूरिया की या कह लीजिए राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति का अपना किरदार होता है। पिछली वीडियो में मैंने तफसील बताया था। बहरहाल जब ये सब कुछ चुनाव हो गया तो इस चुनाव की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया गया और वो तस्वीरें वायरल की गई कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के आईटी सेल की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से, और उन तस्वीरों को वायरल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निशाना बनाया गया। कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप देखो, इन महिलाओं की, इन औरतों की तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने वोट डाला, उनकी तस्वीर वायरल की गई। कंगना रनौत ने वोट डाला, उनकी तस्वीर वायरल हुई। प्रियंका गांधी ने तस्वीर डाला, उनकी तस्वीर वायरल हुई। दूसरी जो महिला एमपीज है उन सब की तस्वीर वायरल हुई और सवाल वायरल करके पूछा गया कि ये भी महिलाएं हैं, इनकी भी प्राइवेसी है, इनकी तस्वीर को क्यों वायरल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है। और इस तरह का तबसरा लिखने का मकसद था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा वोट चोरी की गई है कर्नाटका में और पूरे देश में वोट चोरी की जा रही है, और उसका एक बड़ा सबूत यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैंने सीसीटीवी की फुटेज मांगा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फुटेज नहीं दिया। अगर वोटिंग रूम की फुटेज दी जाए तो साफ लफ्ज़ों में पता चल जाएगा कि किसने डबल वोटिंग की है, किसने कई मरतबा ईवीएम का बटन दबाया है। और उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीसीटीवी की फुटेज नहीं दी जा सकती, और न देने की वजह यह है कि माओ और बहनों ने भी वोट डाला और माओ बहनों की प्राइवेसी का मामला है, उनकी तस्वीरें कैसे शेयर की जा सकती है पब्लिक में। तो ये बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तस्वीरें नहीं दी। उसी वक्त उनको तमाम लड़कियों ने, औरतों ने, इन्फ्लुएंसर ने जवाब दिया कि मैं लड़की हूं और मैं कह रही हूं कि मेरी तस्वीर वायरल करो। आपसे वॉशरूम की तस्वीर नहीं मांगी जा रही है, बेडरूम की तस्वीर वायरल करने को नहीं कहा जा रहा है, पोलिंग बूथ की तस्वीर मांगी जा रही है, उसमें क्या दिक्कत है। और अब कहा कि देखो ये भी पोलिंग बूथ की तस्वीर है, सोनिया गांधी की या कंगना रनौत की, खा वो बीजेपी की एमपी हो या कांग्रेस की एमपी हो या किसी दूसरी पार्टी की एमपी हो, ये भी तो औरत है, तो इनकी तस्वीर वायरल हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि पोलिंग बूथ पर इनकी तस्वीर लेने की परमिशन ही क्यों दी गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चुनाव के नाम पर ट्रोल भी किया गया। लेकिन सवाल वही के कांग्रेस क्या गद्दारों को निकालेगी, इंडिया ब्लॉक में किन किन लोगों ने इस तरह गद्दारी की, वोट नहीं डाला, इसका सवाल कौन देगा। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और गुजारिश है मिलर टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।